नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके पशु परिचर की वैकेंसी आने वाली है। अगर हम बात करें लगभग डेट की, तो आपके 10 जनवरी के आसपास पशु परिचर की वैकेंसी कंप्लीट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा। अब आप लोगों के कई सारे डाउट होंगे कि सर इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर मैं आपको पार्ट ए और पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो पशु परिचर के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने अब तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का और क्वेश्चन है कि सर पशु परिचर के बैच स्टार्ट हो गए क्या? तो हाँ, बिल्कुल, आपके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी फीस मात्र 999 रुपए है। इसमें आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों आप लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको मिलेंगे बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, स्मार्ट ई बुक्स ई नोट्स आपको मिलने वाले हैं, 11 एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलने वाली है, ऑडियो लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे, क्लास PDF आपको मिलेगी और प्रैक्टिस के लिए MCQs आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और आज ही ज्वाइन करो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम इसको देखें तो ध्यान दो, आपके एक तो पार्ट ए दे रखा है और एक आपके पार्ट बी दे रखा है। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 105। कितने? 105 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और कुल अंक भी इसके कितने हैं? 105 है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ठीक है, पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट बी आपका कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब पशुपालन विज्ञान का है और इसके 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम बात करें नंबर की तो नंबर भी आपको मिलेंगे 45। तो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 150 और मार्क्स भी आपके कितने हो जाते हैं? 150। और इस पेपर में जो समय आप लोगों को दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे आप लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट लिखे हुए हैं, आओ इनको भी डिटेल में हम देखते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय के कुल 150 प्रश्न होंगे। कहने का मतलब है टोटल क्वेश्चन 150 आप लोगों को मिलने वाले हैं। अधिकतम पूर्णांक भी कितने होंगे? 150 होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आप लोगों को दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 नंबर आपको मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। अब मैं आपके लिए एक और जानकारी दे दूं, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि अगर आपने 5 विकल्प में से कोई सा भी विकल्प का चूज नहीं किया, उस केस में आप लोगों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। ठीक है, मतलब उसको संशोधित किया गया है। यहां 1/4 लिखा हुआ है और जो अभी रिसेंट में नोटिफिकेशन आया है उसमें आपके 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, अगला आपके दे रखा है प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। ये सब आपको पता होगा, ऑलरेडी पहले से आप लोगों को बताया गया है। अब हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। अब यहां पर आपके सिलेबस पार्ट ए का पार्ट बी का दोनों का है। दोनों का अलग अलग कंप्लीट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए के बारे में। किसके बारे में? पार्ट ए के बारे में बात करेंगे। अगर पार्ट ए की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? आपके 105 आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? टोटल क्वेश्चन आप लोगों के 105 आने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें यहां पर भारात्मक दृष्टि से तो 70% है। कितना है? 70%। और पूर्णांक जो आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 105 मिलेंगे। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आपका
1 नंबर का है। अब बात करें इसमें आपके क्या क्या दे रखा है, मैं कंप्लीट बात करूंगा। भाग अ मतलब समझ गए, पार्ट ए की बात करने वाला हूं, पार्ट बी की अलग से बात करेंगे, क्योंकि यहां पर 105 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले आपके दे रखा है, देखो इधर, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको दे रखा है दैनिक विज्ञान आपके दे रखा है, गणित आपके हैं, सामाजिक अध्ययन आपके हैं, भूगोल है, इतिहास है, कला एवं संस्कृति है और समसामयिक विषय आपके दे रखा है। ये पार्ट ए का सिलेबस है। कहने का मतलब है जीके कंप्लीट है, जनरल साइंस कंप्लीट है, मैथ्स है, ये कंप्लीट आपको दे रखा है। इन सबके मिला के 105 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे पार्ट ए के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पार्ट ए अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अधिकतर जो स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है वो आ रही है पार्ट बी को लेकर। सर ऐसा क्यों? तो आपको बता देता हूं, ये वैकेंसी 10वीं पास है और 10वीं तक तो आपके पशुपालन विज्ञान आता ही नहीं है, तो बच्चों ने 45 नंबर कभी देखे ही नहीं, मतलब वो पढ़ा ही नहीं सिलेबस। ये 45 नंबर हम कहां से कवर करेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें इन 45 नंबर की, तो जो स्टूडेंट 11th-12th के अंदर एग्रीकल्चर लेते हैं उनके आता है एनिमल, है ना। कहने का मतलब एग्रीकल्चर की 3 ब्रांचें होती है, एक एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, और वो एनिमल वाला पोर्शन आपके दे रखा है, वहां से आएंगे आपके 45 क्वेश्चन और उसको पार्ट बी नाम दिया गया है। तो पार्ट बी में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, कंप्लीट सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, आओ देखते हैं। बात करेंगे यहां पर पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी, एनिमल हस्बेंड्री सिलेबस फॉर एनिमल अटेंडेंट। कहने का मतलब है पशु परिचर के लिए पशुपालन विज्ञान का पाठ्यक्रम सिलेबस। आ जाओ, देखो इधर वापस आपके वही पैटर्न जो मैंने समझाया है ना, भाग अ, भाग ब, 105, 45, ठीक है, ये वही है सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम सिलेबस के ऊपर आते हैं। तो देखो पाठ्यक्रम भाग अ का है और भारात्मक दृष्टि से 30% है, और इसके पहले कितना था, बोलो 70% था। कितना था? 70%। अब हम यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका पार्ट बी है, यहां से टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 45 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। भाई पार्ट ए से आपके 105 और पार्ट बी से आपके 45, तो टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। इसका सिलेबस अगर हम देखें तो पहला जो है वो टॉपिक आपके दे रखा है पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। कहने का मतलब यह है जो पशुपालन से संबंधित जितना भी सामान्य ज्ञान है, अरे किसका? प्रमुख देसी नस्लों का। अब वो नस्ल चाहे गाय की हो, चाहे भैंस की हो, चाहे बकरी की हो, चाहे भेड़ की हो, चाहे ऊंट की हो, चाहे मुर्गी की हो, किसी की भी हो, इनका सामान्य ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। सामान्य ज्ञान का अभिप्राय यह है कि इस नस्ल को एक तरीके से, ये नस्ल कहां से बिलोंग करती है, कितना दूध देती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, दुग्ध उत्पादन कितना है, तो इन सभी पशुओं का आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गियां, ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है ना। इनका सामान्य ज्ञान आप लोगों को याद होना चाहिए। ये पहला टॉपिक आपके दे रखा है। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहां पर सेकंड है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान मतलब जानते हो? अरे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक तो होता है प्राकृतिक तरीके से प्रजनन, ठीक है, जिसमें 2 पशुओं की आवश्यकता पड़ेगी, एक नर हमें लाना है, एक मादा हमें लानी है। बट आर्टिफिशियल में ऐसा नहीं होता है। अरे डायरेक्ट जो सीमन होता है ना, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये टॉपिक आपके दे रखा है और इसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है आप लोगों को पहले से, तो ये टॉपिक भी आपके दे रखा है, इसको भी हम कवर करेंगे। 2 टॉपिक, ठीक है, समझ में आए। अगला टॉपिक आपके दे रखा है बधियाकरण। क्या दे रखा है? बधियाकरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कास्ट्रेशन। कहने का मतलब है जो नर हैं, नर के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिससे आगे वो बच्चों को जन्म दे सकता है, उस शक्ति को नष्ट करना क्या कहलाता है? बोलो, बधियाकरण कहलाता है। ये टॉपिक भी आपके दे रखा है।
एक टॉपिक आपके दे रखा है संकर प्रजनन। अच्छा, संकर प्रजनन क्या होता है? जब दो अलग अलग नस्लों के बीच में संकरण करवाया जाता है, ठीक है ना, उसको हम संकर प्रजनन बोलते हैं। तो ये भी आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक तो मुर्रा का देखा होगा, सुरती का देखा होगा। जब दोनों का संकरण करवाया जाता है, अरे तो कौन सी नस्ल बनती है? बोलो बोलो, मेहसाना। याद है? तो एक टॉपिक भी आपके दे रखा है। 4 टॉपिक अच्छे से समझ में आए, आगे बढ़ूं। अगला टॉपिक देखो, आओ 5वें नंबर पे। 5th आपके दे रखा है दुग्ध दोहन, दुग्ध स्त्रवण काल। अरे दूध निकालना तो सभी जानते हो ना कि दूध कैसे निकाला जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, गाय का दूध कैसे निकालते हैं, भैंस का कैसे निकालते हैं, बकरी का कैसे निकालते हैं? अभी 2 मिनट में आपको बता देता हूं, टॉपिक यही फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के एक दे रखा है दूध निकालने की विधियां। अब 2 तरीके से दूध निकाला जाता है। 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो मशीन के द्वारा। किसके द्वारा? एक मशीन के द्वारा और एक हाथ के द्वारा। अब आप लोगों को समझना है, यह क्या है? थन है। क्या है? थन है। दूध निकालने की आपके 3 विधियां हैं मेजर। अब देखो, अगर मैं इस थन को ऐसे पकड़ता हूं 4 उंगलियों के और अंगूठे के बीच में, आप देखो अंगूठे से मैं इसको क्या करूंगा? दबाऊंगा, तो ये क्या हो गई? अंगूठा विधि हो गई। क्या हो गई? अंगूठा विधि। अच्छा, इस विधि में हो क्या रहा है? थन को दर्द होगा। क्या होगा? थन को दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने इसको अंगूठे से दबाया है। तो कहने का मतलब ये विधि अच्छी नहीं है। इसके अलावा अब देखो, वापस इसी थन को मैं 4 उंगली और इस गुद्दे के बीच में अगर पकड़ता हूं तो ये होता है फुल हैंड मेथड। इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण हस्त दुग्ध दोहन विधि। ये सबसे अच्छी विधि है। थन को कोई दर्द नहीं होता। एक विधि आपके आती है, मान लो इस थन को मैं ऐसे पकड़ूं, चुटकी जानते हो, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे चुटकी से पकड़ूं तो ये होती है चुटकी विधि, ठीक है। तो ये विधियां सारी की सारी हम किस में पढ़ेंगे? बोलो, ये सारी की सारी विधियां हम पढ़ेंगे दुग्ध दोहन और दुग्ध स्त्रवण काल में। अच्छा, दुग्ध स्त्रवण काल क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? जब गाय एक बार बछड़े को जन्म देगी तो कितने दिन तक वो दूध देती है, उसको कहा जाता है लैक्टेशन पीरियड। और ये सभी पशुओं का अलग अलग होता है, सभी नस्लों का अलग अलग होता है। तो सब हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। आओ आगे बढ़े। अगला टॉपिक आपके दे रखा है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। क्या दे रखा है? स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। अच्छा, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का मतलब क्या है? अच्छा, आप तो जानते हो, अगर मान लो कोई गांव के अंदर दूध निकालता है। अब गाय को अगर मैंने भूसा डाला, क्या डाला? अरे इस गाय को मैंने भूसा डाला, इधर मैं दूध निकाल रहा हूं। अगर ये भूसा खाएगी तो भूसा उड़ उड़ के कहां जाएगा? बाल्टी में जाएगा। क्या ये स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हुआ? नहीं हुआ। आप लोगों ने कहीं ग्वालों को देखा होगा गांव के अंदर, जो इधर मुंह में विमल दबाएंगे, क्या विमल खा रहे, गुटखा खा रहे और इधर दूध निकाल रहे। अब गुटखा खाते खाते क्या किया? पिच, तो उसके कुछ छींटे भी जाते हैं। क्या वो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हुआ? नहीं हुआ। गांव की महिलाएं जब दूध निकालती है गाय भैंस का, आप लोगों ने देखा होगा दूध के अंदर उनके बाल गिर जाते हैं। क्या वो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हुआ? नहीं हुआ। मान लो कोई ग्वाला जर्दा खाता है। क्या खाता है? जर्दा खाता है। अब जर्दा खाया, उसी हाथ से दूध निकाल लिया बिना धोए। क्या ये स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हुआ? नहीं हुआ। तो इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन होता क्या है। अगर मैं आपके लिए इसकी परिभाषा दूं तो इसको कुछ इस तरीके से आप समझोगे, स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ पशु से स्वच्छ हाथों से दूध निकाला गया, स्वस्थ बर्तन में दूध निकाला गया, उसको कहा जाता है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। बोलो, याद रहेगा, ठीक है। आ जाओ अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। अरे हमें क्या करना है? जो मुर्गी पालन है इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? मुर्गी कितने अंडे देती है, उसकी डाइट क्या होगी, अंडे में प्रोटीन कितना होता है, वसा कितनी होती है, ये कई सारे पॉइंट है इसके अंदर। इनको सबको हम कवर करने वाले हैं कुक्कुट प्रबंधन के अंदर। अच्छा, कुक्कुट पालन का अभिप्राय आप लोग क्या समझते हो? एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, क्या समझते हो? अधिकतर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कुक्कुट पालन का मतलब मुर्गियों को पालने से है, बट बेटा ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, हम बटेर भी पालते हैं, तीतर भी पालते हैं, हंस भी पालते हैं, कबूतर भी पालते हैं। इन सबको मिलाकर बोला जाता है कुक्कुट पालन। अरे तीतर तो खाया होगा,
इसका जो मांस है ना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कलेजा देखा है कभी उसका, ठीक है। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला आता है जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। सर इसका मतलब क्या है, अब तक हमें किसी ने नहीं बताया, बट आज मैं आपको बताने वाला हूं इसका मतलब क्या है। अगर आप गाय पालोगे, अगर आप भैंस पालोगे तो यार वो गोबर करेगी, क्या करेगी, गोबर करेगी, मूत्र करेगी, गंदगी फैलाएगी। तो उस सारी गंदगी का हमें किस तरीके से सदुपयोग करना है, इसको कहा जाता है जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैसे मान लो गोबर कर रही है, उसके कंडे आप बना लो या वर्मी कंपोस्ट बना लो। जो मूत्र कर रही है उसको दवाइयों के रूप में काम ले लो, इंसेक्टिसाइड के रूप में काम ले लो। इनका सबका उपयोग हमें करना है, इसी को कहा जाता है जैविक अपशिष्ट निस्तारण। बोलो समझ में आया, कोई डाउट नहीं, आओ आगे बढ़े। अगला है संतुलित पशु आहार। अरे जैसे हम लोग भोजन करते हैं, अलग अलग करते हैं, त्योहार पे तो पूड़ी वगैरह बना लेंगे, लड्डू बाटी बना लेंगे, रोजाना नॉर्मल हम रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक है। क्या ऐसे ही पशुओं का आहार भी अलग अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। अरे यार ऐसे बैल जो दिन रात खेतों में कार्य करते हैं उनका राशन अलग होगा। ऐसी गाय जिससे दूध निकाला जाता है उसका राशन अलग होगा। ऐसी गाय जो बछड़े को जन्म देने वाली है उसका राशन अलग होगा। तो क्या सर सबकी डाइट अलग अलग होती है? हाँ बिल्कुल होती है। यही तो हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। आओ अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक आपके दे रखा है चारा फसलें, चारा व चारागाह विकास। देखो जब हम जानवरों को पालते हैं तो उनके लिए चारा हम खिलाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं चारे वाली है जिनको उगाया जाता है, उनके लिए मिट्टी की खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बीज दर कितना लेंगे, उत्पादन कितना होगा, खाद उर्वरक कितना डालेंगे, उस चारे से पशु को क्या क्या मिलेगा, ये सब हमें पढ़ना है किसके अंदर, चारा फसलें, चारा और चारागाह के अंतर्गत। बोलो समझ में आया? अरे डिटेल में पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक को, ठीक है ना। और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कंटिन्यू लाइक करते हुए चलना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक दे रखा है स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। कैसे पहचान करोगे कि हमारी गाय बीमार है, हमारी गाय स्वस्थ है? पता लग जाता है। हम हमारे कैसे पहचान करते हैं? मान लो आपको बुखार आ गया, कैसे पता लगेगा? बॉडी गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, पल्स रेट ऊपर नीचे होने लग जाएगी, आंखें लाल होगी, जबान पीली हो जाएगी, ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते। तो लक्षणों को देखकर हम पहचानेंगे कि पशु के अंदर कौन सी बीमारी है। बीमारी जीवाणु से हुई है, विषाणु से हुई है, अधिक चारा खाने से हुई है, सर्दी लगने से हुई है, अधिक कार्य करवाने की वजह से हुआ है, कैसे पशु बीमार हुआ है उनकी पहचान कैसे करेंगे? गोबर पतला आ रहा है कि गाढ़ा आ रहा है, बार बार पेशाब कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारे के सारे लक्षण हमें देखने पड़ेंगे। उसकी पल्स रेट कैसी चल रही है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके शरीर का तापमान कैसा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तब जाके पहचान कर पाएंगे कि हाँ ये पशु बीमार है। अरे जब कोई पशु बीमार होता है तो ऐसे ही पता लग जाता है। चारा खाने में रुचि नहीं होती, दूध कम देगा, चलता फिरता नहीं है, कई सारे लक्षण आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। आओ आगे बढ़े। अगला है पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग। पशुओं के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से जीवाणु से होते हैं, कौन से विषाणु से होते हैं, उनके लक्षण से क्या है, कैसे उपचार करेंगे, टीकाकरण कैसे करेंगे, कौन कौन सी दवाइयां देंगे, कौन कौन से इंजेक्शन लगाएंगे। अरे यार पशु परिचर बनने वाले हो तो इतना तो पता होना चाहिए। तो इन सबको कवर करने वाले हैं इस वाले टॉपिक के अंतर्गत। बोलो समझ में आया? आओ आगे बढ़े। अगला आपके दे रखा है पशुओं में टीकाकरण। अच्छा टीका कब कब लगाया जाए, क्या उम्र होना चाहिए, कौन से रोग का टीका लगेगा, ये सब कवर करने वाले हैं टीकाकरण के अंतर्गत। अगला टॉपिक आपके दे रखा है पशुधन प्रसार। किस तरीके से पशुओं का हमें प्रसार करना है, ये इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। अगला आपके दे रखा है भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर। और अगला है, यहीं पे कोमा लगा लेना, ऊन मांस दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान। क्या समझे कि एक व्यक्ति को पर डे कितने अंडे खाने चाहिए,
सर्वाधिक अंडा उत्पादन कौन से राज्य का है, न्यूनतम कौन से राज्य का है, मांस कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, सबसे स्वादिष्ट मांस किस मुर्गी का होता है, अरे सब कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब हम कवर करेंगे किसके अंदर, इस वाले टॉपिक के अंतर्गत। आओ आगे बढ़े। अगला टॉपिक आपके दे रखा है प्रति व्यक्ति दूध मांस अंडों की उपलब्धता, कि कितने अंडे आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, कितना मांस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ये सब हमें इस टॉपिक में कवर करना है। समझ पा रहे हो? ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े। अगला है ऊन कतरन। अच्छा, भेड़ से ऊन कैसे उतारे, ये भी तो कवर करना पड़ेगा। देखो दो तरीके हैं, एक तो नॉर्मल कैंची से आप काट लो, और क्या तरीका है, अरे ट्रिमर के बारे में सब जानते हो कि नहीं जानते हो, आप ट्रिमर लगाओ है ना, और उससे ऊन कतरन हो जाती है। अलग अलग विधियां हैं, क्या सावधानियां रखेंगे, सावधानियां आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है ना, ये सब कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। आगे बढ़ूं, अगला टॉपिक दे रखा है भार ढोने वाले पशु। ऐसे कौन कौन से पशु हैं जिनको बोझा ढोने के लिए काम में लिया जाता है, ऐसी कौन कौन सी नस्लें हैं जो भार वाहक नस्लें हैं, जिनको बैलगाड़ी चलाने के लिए, खेत में हल जोतने के लिए काम में लिया जाता है। ये सब कवर करने वाले हैं किसके अंदर, भार ढोने वाले पशु। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आज पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट एक एक शब्द आप लोगों का क्लियर करने वाला हूं। आ जाओ आगे बढ़े। अगला दे रखा है वर्मी कंपोस्ट खाद। सर वर्मी कंपोस्ट खाद क्या है, अरे केचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। अरे केचुआ गोबर खाएगा, एक तरफ से छोटी छोटी गोलिकाएं बाहर निकालेगा, उसी को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। उसमें एनपीके कितना होता है, कैसे बनाएंगे, कौन से केचुए की प्रजाति काम में लेंगे, केचुए कहाँ मिलेंगे, ये सारी की सारी चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। तो वर्मी कंपोस्ट समझ में आया। अगला दे रखा है पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग। अरे पशुओं से जो चमड़ा हमें प्राप्त होता है, जो हड्डियां हमें प्राप्त होती है, इनका क्या क्या उपयोग है, कहां कहां उपयोग किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये सब हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला टॉपिक देखो, पशुओं की उम्र ज्ञात करना। आप लोगों की उम्र आप कैसे ज्ञात करते हो, सर आधार कार्ड है, आधार कार्ड से पता लग जाता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है और हमारी एज क्या है। क्या ऐसा गाय भैंसों के अंदर भी होता है? अरे तो जो बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं वहां पर तो इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, बट गांव के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जब गाय को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उस समय हमें उम्र का पता होना चाहिए, किसकी उम्र कितनी है, एज कितनी है, कैसे पता करेंगे, ये टॉपिक भी आपके दे रखा है ना। ऐसा नॉर्मली पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है, बस 19-20 होगा। ठीक है, अगला टॉपिक आपके दे रखा है पॉलीथीन से पशुओं एवं पर्यावरण को क्या हानि होती है। अरे जो पॉलीथीन है ना, इससे पर्यावरण को क्या हानि होगी, पशुओं को क्या हानि होगी। आप लोगों ने देखा होगा कचौरी की दुकान पे कचौरी खाई, कागज हमने फेंका, उसको गाय ने खा लिया, होता है कि नहीं होता है। तो उनसे क्या हानि होती है, पशुओं के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है, इंसानों के अंदर कौन सी बीमारियां होती है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। अगला टॉपिक आपके दे रखा है पशु बीमा। पशुओं का बीमा कैसे होता है, कितने वर्षों के लिए होता है, कितने पैसे लगते हैं, सब कवर करेंगे इस वाले टॉपिक के अंतर्गत। आओ आगे बढ़े। अगला आपके दे रखा है पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां। अरे जब पशुओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, तो क्या क्या सावधानियां हम रखें, ये हमें देखना पड़ेगा। आप लोगों को पता भी नहीं होता, लोग चूना लगा के चले जाते हैं, है ना। कोई गाय है, बुढ़ऊ गाय है या कोई भैंस है, उसको बढ़िया नेला धोला के बढ़िया चमका देते हैं, तेल वेल लगा के, सींगों को अच्छे से घिस के तेल लगा के चमका के रखते हैं बढ़िया शानदार, ताकि उम्र का अंदाजा हमें ना लगे और उसका अच्छा खासा पैसा वो हम लोगों से लेते हैं। तो सब हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है। अगला टॉपिक आपके दे रखा है पशु मेले। कौन कौन से पशु मेले कहां कहां पर लगते हैं, उसके अंदर कौन सी नस्ल को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, कब लगता है, स्थान क्या है, सब कवर करेंगे।
अगला टॉपिक आपके दे रखा है पशु गणना। अरे जैसे जनगणना होती है ना 10 वर्षों के अंतराल में, वैसे ही पशु गणना होती है 5 वर्षों के अंतराल में। तो पशुओं को गिना जाता है, कुल पशुधन कितना है, सर्वाधिक गाय कहां पर है, न्यूनतम गाय कहां पर है, अरे सर्वाधिक गधे कहां हैं, गधे एक क्वेश्चन भी आता है। तो सर्वाधिक गधे हमारे विश्व पशु गणना के अनुसार राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक गधे कहां हैं, तो बाड़मेर के अंदर हैं। तो पशु गणना भी आपके दे रखा है और एक टॉपिक भी हमें कवर करना है, तब जाके 45 नंबर आएंगे। ऐसे ही नहीं आएंगे कि गाय भैंस भेड़ बकरी को पढ़ लिया और 45 नंबर आ गए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, तब जाके क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा ऊपर से जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखो, गौशाला प्रबंधन। जो गौशाला है उसका प्रबंधन कैसे करें, साफ सफाई कब करनी है, गौशाला की दीवारों की ऊंचाई कितनी होना चाहिए, उसमें विंडो खिड़कियां होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फर्श कैसा होना चाहिए, ये सब हम देखने वाले हैं गौशाला प्रबंधन के अंदर। और अगला है साफ सफाई का महत्व, ये एक ही साथ है। ठीक है ना, किस तरीके से गौशाला की साफ सफाई हम करने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक दे रखा है गौमूत्र का उचित निष्पादन। कहने का मतलब है जो गाय का मूत्र है, जिसको गौमूत्र हम बोलते हैं, कई सारी बीमारियों के अंदर दवाइयों के रूप में काम में लिया जाता है और फसलों के ऊपर भी एज अ इंसेक्टिसाइड इसका छिड़काव किया जाता है। ये सब कवर करेंगे। अगला टॉपिक देखो, अगला दे रखा है पशुधन उत्पादों का विपणन। कैसे हमें जो एक तरीके से उत्पाद हैं डेयरी के, उनको विपणन हमें कैसे करना है, ये हम कवर करने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक आपके दे रखा है डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि। कौन कौन सी पशुपालन विभाग की योजनाएं हैं, कौन कौन सी गतिविधियां हैं, ये सब कवर करेंगे इस वाले टॉपिक के अंतर्गत। तो ये है आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस पार्ट बी का। और उम्मीद करता हूं एक एक शब्द, एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।